हे एवरीवन, वेलकम टू योर कॉमर्स हब। तो आज मैं आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो बहुत बार एनटीए ने पूछे हैं और चांसेस हैं कि राशन सेट में ही पूछे जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे, सारी यूनिट्स को कवर करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से। हम पूरे 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, आज हम 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का। विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू स्कूल लर्निंग आर टर्म्ड एज सोशल कॉम्पिटेंस। बोल रहा है कि स्कूल लर्निंग में कौन से फैक्टर जो सोशल स्किल से डिपेंड करते हैं या सोशली सोसाइटी से डिपेंड करते हैं, राइट, वहां से आते हैं। तो अब देखो, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस, सोशल स्किल्स, फैमिली सपोर्ट या स्पेशल एबिलिटीज ऑफ लर्नर। तो अगर आप देखो स्पेशल एबिलिटीज ऑफ लर्नर, ये इसकी पर्सनल है, राइट। अगर हम स्टूडेंट की या लर्नर की बात करें तो पर्सनल एबिलिटी है, तो ये तो नहीं होगा। हमको को एलिमिनेट कर देना। को एलिमिनेट कर देंगे तो ये ऑप्शन नंबर 4 तो गया, राइट। बात करेंगे हम फैमिली सपोर्ट से, तो ये आ सकते हैं सोशल स्किल्स। अब सोशल कॉम्पिटेंसी की बात करें तो सोशल स्किल्स तो आएगा ही। इंटेलिजेंस भी एक स्टूडेंट का पर्सनल होता है, तो बी को भी हम एलिमिनेट कर देंगे। अब बी को हम एलिमिनेट कर दिया तो हमारा आंसर आ गया ACD, मोटिवेशन, सोशल स्किल्स एंड डी फैमिली सपोर्ट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इन स्पेक्ट्रम ऑफ टीचिंग मेथड्स गिवन बिलो विच आर कंसिडर्ड डायलॉजिक। अब डायलॉजिक मतलब जहाँ डायलॉग्स का यूज हो रहा है, जहाँ टीचर क्या कर रहा है, डायलॉग्स का यूज कर रहा है, जहाँ वो पढ़ा रहा है। ठीक है, देखते हैं। लैबोरेटरी वर्क, डेमोन्स्ट्रेशन, ट्यूटोरियल्स, ग्रुप डिस्कशन या प्रोजेक्ट वर्क। तो देखो, जो एनटीएस का ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला रहता है, लेकिन जो एनटीएस का सही आंसर देता है वो देता है ट्यूटोरियल्स एंड ग्रुप डिस्कशन, इसका आंसर दिया जाता है। ठीक है, ट्यूटोरियल्स तो बेसिकली जहाँ टीचर्स पढ़ा रहा है और तो वहाँ पे डायलॉग्स का ऑफकोर्स यूज हो ही रहा है, क्योंकि वो लेक्चर दे रहा है, राइट। ट्यूटोरियल कौन से लेक्चर मेथड हो जाता है। और ग्रुप डिस्कशन जहाँ पे, वहाँ पे भी डायलॉग्स का यूज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C एंड D। बढ़ते हैं आगे। A teacher in a particular college assign percentile ranks to indicate his/her student performance in the unit test conducted. What type of assessment? अब यहाँ असेसमेंट की बात हो रही है, तो देखो, जो हमारे परसेंटाइल में, अब जो आपका एनटी का रिजल्ट है नेट का, आपने देखा होगा परसेंटाइल्स में आता है। वो क्यों होता है? नॉर्मलाइजेशन करने के लिए होता है। जैसे कॉमर्स की अगर हम बात करें तो उसका 2-3 शिफ्ट में एग्जाम्स होता है, तो उसको नॉर्मलाइजेशन करने के लिए परसेंटाइल में उसका रिजल्ट निकाला जाता है, राइट। उसमें क्या होता है, पता चलता है कि आप कितने बच्चों से आगे, आपकी रैंक क्या है, आपकी परसेंटाइल। जैसे अगर आपकी 99.97 परसेंटाइल आई, मतलब आप इतने बच्चों से आगे हैं और कुछ पॉइंट वाले बच्चे ही सिर्फ आपसे आगे हैं, तो इसकी आपकी पोजीशन पता चलती है। वो हो जाता है हमारा नॉर्म रेफरेंस। ठीक है, क्राइटेरिया कौन सा हो जाता है, जहाँ एक जो स्कूल लेवल पे हम करते थे एवरेज, बिलो एवरेज, अबव एवरेज, होता ना 60 to 70 वाला एवरेज में आ जाता था, अबव एवरेज एवरेज वाला जो आ जाता था, वो जब पर्टिकुलर क्राइटेरिया डिसाइड किया होता है वो हो जाता है क्राइटेरिया रेफरेंस। फॉर्मेटिव होता है जो साल के बीच बीच में टीचर कंडक्ट करता है इवैल्यूएशन करने के लिए, चेक करने के लिए, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, वो हो जाता है फॉर्मेटिव। और सबमेटिव जो आप फाइनल एग्जाम के रिलेट कर सकते हो कि जो लास्ट में एकदम होता है, जैसे कि हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं वो लास्ट में एक बार ही होते हैं, वो हो जाता है सबमेटिव, यानी कि जो साल के एंड में आपकी फाइनल रैंक, फाइनल पोजीशन बताने के लिए किया जाता है, राइट। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था परसेंटाइल वाला, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, नॉर्म रेफरेंस, जहाँ परसेंटाइल की बात करते हैं, जैसे कि हमारा एनटीए वाला, जहाँ पे हमको रैंक पता चलती है हमारी। ओके, बढ़ते आगे। व्हाट इज अ हॉलमार्क ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग। अब देखो, रिफ्लेक्टिव टीचिंग का हॉलमार्क पूछा गया आपसे। क्लियर, ऑर्गेनाइज एंड वेल स्ट्रक्चर कंटेंट, पर्सनलाइज, इंटरेक्टिव एंड हाई लेवल ऑफ कॉग्निटिव इंटरचेंज, सिस्टमेटिक, प्लान एंड क्विक क्वेश्चन आंसर सेशन, लॉजिकल, कोहेरेंट या एग्जाम्पल बेस्ड प्रेजेंटेशन। तो जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग की बात करते हैं, जहाँ एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, जहाँ पूरा टीचर ध्यान होता है कि वो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड कंटेंट प्रोवाइड करे, तो कौन सा जगह, क्लियर, ऑर्गेनाइज एंड वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, आंसर नंबर 1। बढ़ते हैं आगे। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। सारे क्वेश्चन हो जाने के बाद हम इसका पीडीएफ भी शेयर कर देंगे। और अभी हम 25 क्वेश्चन करने वाले, नेक्स्ट 25 हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स ये हैं, ये आप रीड कर लेना। विच आर द फॉलोइंग आर सेड टू बी बिहेवियर कंपिटेंसीज इन इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर। अब बोलो बिहेवियर कंपिटेंसीज की बात करी गई है, तो देखो, जब बिहेवियर की बात करते हैं, यानी कि आपकी जो बिहेवियर को बताता है, सेल्फ एफिशिएंसी, लोकस ऑफ कंट्रोल, प्लानिंग एंड टीचिंग, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, इवेल्युएटिंग, प्रोवाइडिंग फीडबैक या लॉजिकल, क्लियर एंड कॉन्फिडेंट। देखो, दो तरह की कॉम्पिटेंसी, एक बिहेवियरल और एक पर्सनल। बिहेवियर यानी आपके बिहेवियर को बता रही है कि आप कैसे जज करते हैं, कैसे मॉनिटर करते हैं चीज़ों को। और पर्सनल यानी कि आपके कंट्रोलिंग पावर को, आपकी पर्सनैलिटी को बता रही है। ठीक है, तो बिहेवियर में आपको वर्ब फॉर्म में ध्यान देना, जो वर्ब फॉर्म में होंगे वो बिहेवियर में आएंगे, जैसे जिनके पीछे आईएनजी लगा, जैसे प्लानिंग एंड टीचिंग हो गया, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग हो गया, राइट। ये कौन से हो गए जो आपके बिहेवियर को बता रहे हैं, राइट। तो इसका आंसर कौन सा होगा, PCD, इवेल्युएटिंग, प्रोवाइडिंग एंड फीडबैक। जिनके पीछे आईएनजी आ रहा है, जो वर्ब फॉर्म में होते हैं, वो बिहेवियर हो जाते हैं।
और पर्सनैलिटी की बात करें, जो आपकी पर्सनैलिटी को बता रहे हैं वो कौन से जाएंगे, बाकी रिमेनिंग वाले लोकस ऑफ कंट्रोल या सेल्फ एफिशिएंसी, जो आपकी पर्सनैलिटी को बताते हैं। तो जब भी आपसे पर्सनैलिटी वाला पूछे तो आपको सेल्फ एफिशिएंसी एंड लोकस ऑफ कंट्रोल याद रखना है, और बिहेवियर यानी कि वर्ब फॉर्म याद रखना है, आईएनजी वाले याद रखने हैं आपको। ओके, बढ़ते हैं आगे। The teaching strategy best suited to deal with students who in terms performance readiness level are in the category of able but unwilling will be, मतलब कि जो स्टूडेंट है वो एबल तो है लेकिन कर नहीं पा रहा, उसकी कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं, सिचुएशंस ऐसी जो बहुत कैपेबल है बट उस अनविलिंग है, राइट। पढ़ते हैं पॉइंट। असाइनिंग चैलेंजिंग टास्क एंड डेलीगेशन ऑफ रोल, देखो वैसे ही नहीं कर पा रहे, एबल तो है, उसको आप ऊपर से चैलेंजिंग टास्क देंगे तो ये और गलत हो जाएगा, तो ये तो नहीं होएगा। इन्वॉल्विंग इन टास्क एंड प्रोवाइडिंग सोशल इमोशनल सपोर्ट विद स्कोप ऑफ रिकॉग्निशन, हाँ जी ये हो सकता है देखो भी कि वो एबल है, मतलब उसमें कैपेबिलिटीज तो है लेकिन कर नहीं पाता, तो उसको आप क्या करेंगे, एक सोशल इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उसको अपने टास्क में इन्वॉल्व करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। मेंटरिंग एंड गाइडिंग विद क्लोज सुपरविजन कीपिंग द टास्क स्पेसिफिक एंड सॉफ्ट, तो ये देखो वैसे भी एबल तो है ही, तो सॉफ्ट करने का मतलब नहीं, अनएबल होता तो हम सॉफ्ट रख सकते हैं, एबल है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, टीचर एजुकेशन जो हमारे प्रोफेशनल रिलेटेड, हमारे प्रोफेशनल डॉक्टरेट हो गया, टीचर हो गया, सब क्या है हमारे प्रोफेशन है, तो ऑप्शन नंबर सी, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। जो तो फॉलोइंग टीचर कॉम्पिटेंसी बिलोंग टू डोमेन ऑफ पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड, देखो अभी मैंने बताया था बिहेवियर वाले जो आईएनजी फॉर्म में वर्ब फॉर्म में होते हैं वो बिहेवियर में आ जाते हैं, और जो आपकी पर्सनैलिटी को पर्सनल एप्टीट्यूड को बताते हैं वो आपके कौन से हो जाएंगे, लोकस ऑफ कंट्रोल या सेल्फ एफिशिएंसी वाले, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये कौन से हो गए सारे, आईएनजी वर्ब फॉर्म वाले, बिहेवियर वाले। ओके, याद रखना, इसको आ सकते हैं हमारे राजस्थान में। A teacher consistently makes an effort to improve the quality of learning method using various interventions. The approach adopted by him. देखो जो 8 क्वेश्चन थे ये सारे टीचिंग के थे, अब हमारे रिसर्च के स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि टीचर जो कंसिस्टेंटली एफर्ट लगा रहा है अपनी क्वालिटी मतलब लर्निंग क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, मतलब ये क्या ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है। यहाँ किसकी बात हो रही है, जब हम बात करते हैं यहाँ पे एक कहते हैं ना कि इमीडिएट एक्शन की बात करते हैं, जब इमीडिएट टीचर को एक्शन लेना पड़ता है, राइट। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस, ये कौन सा रिसर्च हो जाएगा, हमारा एक्शन रिसर्च। क्योंकि देखो फंडामेंटल रिसर्च जो होता है वो बेसिक प्योर रिसर्च है, जो वहाँ पे आप नॉलेज फॉर्म करते हैं, एक थ्योरीज को रीड करते हैं, और जो उन थ्योरीज को रीड करते हैं उसको आप यहाँ पे जाके अप्लाई करते हैं अप्लाइड रिसर्च में, राइट। इवेल्यूटिव में आप एक इवेल्युएशन करते हैं, तो जो एक एक्शन रिसर्च ऐसा है जो हम टीचिंग प्रोसेस में यूज करते हैं या ऑन गोइंग इमीडिएट एक्शन के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे वही पूछा जो इम्प्रूव करना चाहते हैं इमीडिएट एक्शन की बात करें तो ये एक्शन रिसर्च हो जाएगा। ओके, ये एक्शन रिसर्च बहुत बार पूछा जाता है, इसका प्रोसेस प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट वाला याद रखना है, किसने दिया था वो याद रखना है आपको, ठीक है। When the independent variable is explored rather than manipulated, अब देखो क्या बोल रहा है, independent variable is explored rather than manipulated, यहाँ पे मैनिपुलेशन की बात नहीं हो रही है, आप में से कुछ बच्चे डायरेक्ट एक्सप्लोर मैनिपुलेटेड देखिए एक्सपेरिमेंटल पे करके आ जाएंगे, नहीं, यहाँ क्या बात कर रहा है वो, उसको मैनिपुलेट नहीं करा जा रहा है, एक्सप्लोर किया जा रहा है, यानी कि कोई इफेक्ट अकर हो चुका है, राइट, कोई इफेक्ट चीज अकर हो चुकी है उसके बाद आप उसका इफेक्ट चेक कर रहे हैं, यानी कि आफ्टर द इफेक्ट की बात हो रही है, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे भूकंप आ गया, अब वो सिचुएशन तो हो चुकी है, अब उसका इफेक्ट बाद में चेक करेंगे ना, उसका इफेक्ट, उसका वहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन तो होएगा नहीं, उसको एक्सप्लोर करेंगे उस वेरिएबल को, उसको इफेक्ट चेक करेंगे क्या इफेक्ट आया है, कहाँ पे क्या इफेक्ट आया, तो ये कौन सा होता है हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, राइट। एक्सपेरिमेंटल में तो हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, उसका इफेक्ट चेक करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे। केस स्टडी में एक इन डेप्थ स्टडी करते हैं किसी केस के बारे में, और जो डिस्क्रिप्टिव हमारे नेशनल सर्विस वगैरह से रिलेटेड हो जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। आइडेंटिफाई द प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग प्रोसीजर फ्रॉम द फ्लैग, क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी वाला पूछा। अब प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी दो होते हैं, प्रोबेबिलिटी में कौन सा जाते हैं, रैंडम सिलेक्शन वाले, रैंडमनाइज है, जिसमें सिस्टमेटिक हो गया, राइट, स्ट्रेटिफाइड हो गया, क्लस्टर हो गया, और जितने भी होते हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। और जो नॉन प्रोबेबिलिटी में जहाँ पे रैंडम सिलेक्शन नहीं होता है, आप अपने हिसाब से, राइट, अपने बोलते ना अपने सहूलियत के हिसाब से देखते, तो वो कौन से जाते हैं, क्वाटा हो गया, पर्पसिव हो गया, डायमेंशनल हो गया, स्नोबॉल सैम्पलिंग हो गया, राइट, या एक्सीडेंटल सैम्पलिंग हो गया, वो सारे नॉन प्रोबेबिलिटी के पार्ट्स हो जाते हैं। पूछा है हमसे प्रोबेबिलिटी, तो स्ट्रेटिफाइड हो गया, राइट, क्लस्टर सैम्पलिंग भी इसी का पार्ट है, एंड सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, यानी कि बी डी एंड ई, ऑप्शन नंबर बी डी एंड ई इसका सही आंसर हो जाएगा। जो क्लस्टर है, डायमेंशनल है, यानी कि और जो पर्पसिव है, जजमेंटल होता है, एक्सीडेंटल, ये सारे किसके पार्ट हो जाते हैं, हमारे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के। बढ़ते हैं आगे। ICT बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम हैज द पोटेंशियल टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स, राइट, ये बात तो सही है कि टीचिंग सपोर्ट करता है उसका, राइट, उसके लर्निंग आउटकम्स इंक्रीज होते हैं। Recent research have reported that factors related to social competencies contribute more to learning than mere cognitive intelligence. बोला जा रहा है कि जो सोशली देखो
नॉर्मल सी बात है, जब हम प्रैक्टिकल चीज़ों को देखते हैं, अपने सोसाइटी में चीज़ों को देखते हो, हम देख के ज़्यादा सीखते हैं अच्छे से, राइट। तो ये बात भी सही हो जाएगी, दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, इसका आंसर हो जाएगा 1। बढ़ते हैं आगे। तो पर्सनल स्टाइल ऑफ राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट और परमिसिबल इन विच अदर, मतलब पर्सनल स्टाइल्स ऑफ राइटिंग और रिसर्च रिपोर्ट बोला चाह रहा है कि जहाँ पर्सनली कौन से फैक्टर्स, कौन सी जगह जहाँ पर्सनली आप रिपोर्ट्स लिखते हैं, यानी कि आपको खुद को इन्वॉल्व होना पड़ता है, यानी कि उस एनवायरनमेंट में, एक रियलिस्टिक इन्वायरमेंट में आपको इन्वॉल्व होकर रिसर्च करनी पड़ती है। तो वो कौन सा हो जाती है हमारी, देखो ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, एक आप इन डेप्थ स्टडी करते हैं, जब तक आपको नई निष्कर्ष नहीं मिल जाता तब आप रिसर्च करते रहते हैं, तो ये हो सकता है। एक्सपेरिमेंटल तो नहीं होगा। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, आप एक पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट की बात कर जाते हैं, राइट, उसको ऑब्जर्व करने की बात हो रही है। हिस्टोरिकल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे हिस्टोरिकल, जैसे किसी आप केस के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी राजा महाराजों की, या कोई वॉर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। पर्सनल स्टाइल यहाँ पे आप इन्वॉल्व नहीं, ज़्यादा नहीं होते हैं। केस स्टडी से ये हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा A, C एंड E, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं आगे। अब ये कुछ स्केल्स की बात की, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। देखो नॉमिनल कौन सा, जो कैटेगरीज होते हैं, कैटेगरीज में जब डिवाइड किया जाता है वो होता है हमारा नॉमिनल स्केल। ऑर्डिनल में हम रैंकिंग देते हैं, ठीक है। इंटरवल में हम उसको इक्वल यूनिट्स में करते हैं, और जो रेशियो होता है उसमें एब्सोल्यूट जीरो की बात करी जाती है। तो नॉमिनल को कौन सा जगह, क्लासिफिकेशन ओनली, सिर्फ क्लासिफिकेशन कहाँ बात करते हैं, जहाँ हम क्लासीफाई करते हैं वो होता है नॉमिनल स्केल। नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों क्वालिटेटिव डेटा की बात करता है, और इंटरवल और रेशियो दोनों हमारा क्वांटिटेटिव डेटा की बात करता है, राइट। जो नॉमिनल है वो मोड के लिए यूज होता है, ये भी याद रखना। ऑर्डिनल मीडियन के लिए यूज होता है, और जो मीन के लिए यूज होता है वो इंटरवल। और रेशियो हमारा जो हमारा ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, जिसमें हमको उसमें आंसर चाहिए होते हैं लॉग, उसमें वो होता है हमारा रेशियो में। ये चीज भी थोड़ा सी ध्यान देना, ठीक है। आंसर देखते हैं इसका। नॉमिनल स्केल हो जाएगा क्लासिफिकेशन, यानी कि A का फोर्थ, एक से आपका आंसर आ रहा है, राइट। B का 1 हो जाएगा क्लासिफिकेशन एंड ऑर्डर। इंटरवल का आ जाएगा क्लासिफिकेशन, ऑर्डर, इक्वल यूनिट्स, और रेशियो में कहाँ जाएगा, एब्सोल्यूट जीरो की बात करते हैं, यानी कि D का 3, इसका आंसर आपका आ रहा है। बढ़ते हैं आगे। Using an appropriate parametric test in research project, the researcher finds evidence to reject the null hypothesis. अब वो बोल रहे हैं रिजेक्टिंग, देखो टाइप एरर की पूछा है, टाइप ऑफ एरर। तो टाइप ऑफ एरर दो टाइप्स के होते हैं, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। दोनों का मकसद, अगर हम बोल रहे हैं कि दोनों क्या करना चाहते हैं, दोनों का मकसद यही होता है कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट, जैसे कि वो बोलते हैं ना कि बोथ रिलेट टू इनकरेक्ट कंक्लूजन अबाउट नल हाइपोथेसिस, ठीक है ना, कि दोनों क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस के बारे में आप गलत डिसीजन ले लेते हैं। यानी कि जब आपको रिजेक्ट करना था तब आप एक्सेप्ट कर लेते, जब एक्सेप्ट करना था तब आप रिजेक्ट कर देते नल हाइपोथेसिस को। रिसर्चर क्या करना चाहता है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना चाहता है ना वैसे भी। तो जब आप गलत डिसीजन ले लेते हैं नल हाइपोथेसिस को रिलेटेड, तो वो हो जाता है हमारा टाइप 1 या टाइप 2 एरर। अभी क्या बोल रहा है, रिसर्च फाइंड एन एविडेंस रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, उसको एविडेंस मिला रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, वो हमारा हो जाता है अल्फा एरर। और जहाँ एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस वो होता है हमारा बीटा एरर। यानी कि नल हाइपो, आगे समझते हैं डायग्राम से। देखो टाइप 1 एरर की हम बात करते हैं, रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस जब ट्रू था, यानी कि ट्रू था लेकिन आपने उसको गलती से रिजेक्ट कर दिया, तो वो हमारा हो जाता है टाइप 1 एरर, अल्फा एरर बोल देते हैं जिसको हम, ठीक है। और जब नल हाइपोथेसिस आपका फॉल्स था, यानी कि आपको करना रिजेक्ट था लेकिन आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्टिंग द फॉल्स नल हाइपोथेसिस वो हो जाता है हमारा टाइप 2 एरर। यानी कि जब आपको रिजेक्ट करना था तब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जब आपको एक्सेप्ट करना था तब आप रिजेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों ही हमारे टाइप 1 और टाइप 2 एरर में जाते हैं। यानी रिजेक्टिंग ट्रू नल हाइपोथेसिस ये हो जाता है हमारा टाइप 1 एरर, एक्सेप्टिंग फॉल्स नल हाइपोथेसिस वो हो जाता है हमारा टाइप 2 एरर, जिसको हम कहते थे बीटा। अब देखो बात करें अगर हम टाइप 1 एरर की, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा में होता है 1 माइनस लेवल ऑफ, अगर सिग्निफिकेंस करते हैं 1 माइनस अल्फा करते हैं तो हमारा जाता है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, और जब 1 माइनस बीटा करते हैं तो वो हमारा पावर ऑफ टेस्ट। यानी कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है पावर ऑफ टेस्ट, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है इसका एरर, राइट। बढ़ते हैं आगे। इसको थोड़ा सा रीड करना, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी जो 2022 में एग्जाम हुआ था उसमें एक पूरी केस स्टडी बना के क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो। The personalized and contextualized reference are permissible in which type of reporting of research। अब वापस वही क्वेश्चन आ गया, पर्सनलाइज, जब आप पर्सनली इन्वॉल्व होना पड़ता है किसी चीज में, राइट, तो वो कौन सा टाइप का रिसर्च होता है। देखो एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल, एथनो या सर्वे। एथनो है कि आप उस एनवायरनमेंट में इंडल, जो कि उसमें एनवायरनमेंट में जाके लोगों के कल्चर की स्टडी करते हैं, आपको पूरा उसमें इंक्लूड होना पड़ता है, तो वो हो जाता है एथनो, यानी कि पर्सनलाइज या कंटेक्सचुअलाइज रेफरेंस की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर 3। अब ये हमारे हो गए हैं सारे रिसर्च के। अब स्टार्ट हो रहे हैं हमारे कम्युनिकेशन के। देखते हैं विच आर द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लूसिव एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल क्यू दैट इंक्लूड्स पिच, रेट, वॉल्यूम एंड यूज ऑफ पॉजेज। देखो पिच, रेट, वॉल्यूम यानी बात कर रहे हैं कि जहां आप
क्या आप बोल रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, कैसे आप बोल रहे हैं वो मैटर करता है। यानी कि आपके बोलने का तरीका क्या है, आपकी वॉल्यूम टोन क्या है, आप कितना तेज बोल रहे हैं, कितना धीरे बोल रहे हैं, कि पिच रेट, उसकी बात करते हैं। तो ये नॉर्मल वर्बल का कौन सा पार्ट होता है, पैरा लैंग्वेज। इसका मैंने पूरा अच्छे से लेक्चर दिया हुआ है, आप जाके जरूर देखना। पूरे एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई कम्युनिकेशन की, वो आप देखना, उसके आपको बेटर समझ आएगा। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मोस्ट डिफिकल्ट इन गेटिंग मैसेज टू एन ऑडियंस, सबसे डिफिकल्ट पूछा गया है। पढ़ते आगे हम, इंटरपर्सनल, मास कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल या ग्रुप कम्युनिकेशन। देखो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कौन सा होता है, जहाँ दो या दो से ज्यादा लोगों में हम कम्युनिकेट करते हैं, वो होता है इंटरपर्सनल। जहाँ सिर्फ दो की बात होती है ना, वो डायडिक होता है। दो या दो से ज्यादा की बात होती है, वो हमारा होता है इंटरपर्सनल। मास कम्युनिकेशन, जहाँ हम एनोनिमस ऑडियंस को, यानी कि हेट्रोजेनस ऑडियंस को एक लार्ज लेवल पे जब हम कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि जर्नलिस्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, राइट, मीडिया के द्वारा, वो होता है मास कम्युनिकेशन। इंट्रा पर्सनल होता है, खुद से कम्युनिकेशन, सेल्फ वाला आ जाता है। और ग्रुप कम्युनिकेशन, ये 5, 6 या 7 लोग मिलकर आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं, वो होता है ग्रुप कम्युनिकेशन। अब मुझे सबसे जो डिफिकल्ट कौन सा होता है, सबसे डिफिकल्ट हमारा होता है मास कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे एनोनिमस ऑडियंस हमें नहीं पता है, हेटेरोजेनस ऑडियंस को जब हम कम्युनिकेट करते हैं, राइट, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट वाला हो जाता है, जहाँ पे मीडिया का यूज होता है, तो वो हो जाता है हमारा मास कम्युनिकेशन, सबसे डिफिकल्ट वाला। बढ़ते हैं आगे। पर्सनल कॉम्पिटेंस डिटरमाइन हाउ वी मैनेज आवर सेल्फ। बोल रहे कि पर्सनल कॉम्पिटेंस, हम, सही बात है ना, पर्सनल कॉम्पिटेंस क्या बताते हैं, हम खुद को कैसे मैनेज करते हैं। और हम सोशल स्किल्स या हम रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करते हैं, उसकी बात करते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, वो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड है करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जगह। कम्युनिकेशन मीन्स डैश ऑफ इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन का क्या मतलब हो जाता है, देखो इसका ऑप्शन देखते हैं हम, सुपरिशन, एक्सचेंज, कंटेक्चुअलाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग या एब्स्ट्रैक्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, सी एंड डी, यानी कि एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन करते हैं एक्सचेंज, हम उसके क्यों कर रहे हैं कम्युनिकेशन, हमको कोई इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करनी होती है, हमारे माइंड में कोई आइडिया होता है, तभी तो हम कम्युनिकेट करते हैं, राइट। कंटेक्चुअलाइज एंड अंडरस्टैंडिंग, उसको समझने का। सुपरिशन एब्स्ट्रैक्शन की बात हम नहीं करते, एक्सचेंज, कंटेक्चुअलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग की बात करी जाती है। बढ़ते हैं आगे। कम्युनिकेशन बिगिंस यूजली विद कंफ्यूज आइडियाज के साथ। कंफ्यूज आप कम्युनिकेशन करेंगे तो क्या ही कम्युनिकेट करेंगे, आप खुद को कंफ्यूज है तो थोड़ा कम्युनिकेशन होगा, तो ये सिमेंटिक नॉइज, ये एक बैरियर हो गया। एप्रीहेंशन, ये भी नहीं होगा। तो पिक्चर्स ऑफ माइंड, आपके माइंड में जब कोई पिक्चर्स आती है, कोई आइडियाज आता है, तभी तो आप कम्युनिकेट करते हैं ना, उसी से तो कम्युनिकेशन बिगिन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आपको मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन दिया हुआ है, यहाँ पे टाइप्स दिए हुए, तो इसको हमको मैच करना है। 1 to 1, एक का एक के साथ जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, 1 to many, many to many एंड 1 to none। अब देखो 1 to none आपको पता है, यानी आप किसी के साथ भी नहीं कर रहे, तो मतलब खुद के साथ सेल्फ वाला जो कम्युनिकेशन है, वो तो हमारा इंट्रा, मतलब डी का तो सेकंड आ रहा है। डी का सेकंड अगर हम देखें तो देखो आपका एक से ही आंसर आ रहा है वापस, राइट। देखते हैं हम 1 to 1, यानी कि एक आप कर रहे हैं कम्युनिकेशन किसी के साथ, तो वो जाता है हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। 1 to many, एक का बहुत सारों के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट, यानी कि हेटेरोजेनस वाली बात हो रही है, यानी कि मास कम्युनिकेशन। मैनी टू मैनी, ये ग्रुप वाली बात हो गई, एक नेटवर्क क्रिएट हो रहा है, तो इसका हो जाएगा नेटवर्क कम्युनिकेशन। बढ़ते हैं आगे। देखो चैनल को सब्सक्राइब कर देना नेक्स्ट पार्ट के लिए, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। इट इज प्रेफरेबल टू स्टार्ट द क्लासरूम कम्युनिकेशन विद लिसनिंग कमांड्स, एनेक्डोट्स, अनरिलेटेड क्वेश्चंस या कैजुअल कमेंट्स। तो एनेक्डोट्स का मतलब क्या होता है, जो एक स्टोरी के साथ क्रिएट करता है, यानी कि एक टीचर क्या करते हैं, क्लास में एंटर एक माहौल क्रिएट करते हैं, बोलते हैं ना माहौल बना दें, तो शॉर्ट स्टोरीज के साथ या उसको जब एक्सप्लेन करता है क्लास को, कम्युनिकेशन को आइडिया देता है, उसको एक स्टोरी के साथ समझाता है, तो वो हो जाता है एनेक्डोट्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एनेक्डोट्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, रीड करते हैं नेक्स्ट। एफिशिएंसी ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन, कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है, लेंदी प्रेजेंटेशन। देखो प्रेजेंटेशन लेंदी होगी, इससे कोई एफिशिएंसी डिफाइन नहीं होती है, एक बैरियर हो सकता है, लेंदी प्रेजेंटेशन से कोई एफिशिएंसी डिफाइन नहीं होती, ए तो नहीं होगा, ए को हम एलिमिनेट कर देंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, अब कॉम्प्लेक्स होगा तो समझ ही नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। एडिटिंग आफ्टर राइटिंग, हाँ तो ये हो सकता है, देखो एडिटिंग, यानी कि जैसे हम भी कुछ टाइप करते हैं, हम कुछ गलत टाइप कर देते हैं, उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिलीट करके वापस रीटाइप करते हैं। तो एडिटिंग करते हो आप लिखने के बाद, तो ये एक एफिशिएंसी हो सकती है, भाई आपने कुछ गलत लिख दिया, सामने वाले को समझ नहीं आया, उससे पहले ही आपने डिलीट करके वापस एडिट कर दिया, तो ये एक एफिशिएंसी का पार्ट हो सकता है, राइट। ब्रीविटी इन सेंटेंस, ये भी सही है। यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, ये टेक्निकल jargon की बात हो रही है यहाँ पे बेसिकली, कि सेमेंटिक नॉइज वाले जो होते हैं ना, टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हो, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करते हो, तो बैरियर हो जाता है, ये पॉइंट तो नहीं होगा, ई को भी हम एलिमिनेट कर देंगे। चलो ये तो ऑप्शन में दिए, हाँ ये चलो हमारे पास क्या बचा, सी डी एंड एफ। इसका आंसर क्या है, इफेक्टिव यूज ऑफ वर्ड्स, ये भी सही है, ठीक है, इफेक्टिव, जब वर्ड्स का इफेक्टिव यूज करेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी एंड एफ। विच टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड्स अ कंप्यूटर स्टार्टर प्रोटीन।
देखो कंप्यूटर का स्टार्टअप रूटीन कौन होल्ड करता है, वो होता है हमारा रोम, रीड ओनली मेमोरी, जो कि हमारी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसके बारे में थोड़ा सा रीड करते हैं। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम इज स्टोरेज दैट इज यूज्ड विद कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। डेटा स्टोर्ड इन रोम में ओनली बी रीड, राइट, रीड ओनली में लिखा ही रीड ओनली, मतलब आप राइट नहीं कर सकते हैं, तो खाली रीड होता है, जो कि हमारे क्या होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। कहाँ पे लोकेट होती है, बायोस, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट चिप पे मदरबोर्ड में लोकेट की जाती है, राइट। क्रिटिकल पार्ट बूटिंग। अब बूटिंग प्रोसेस में इसका मेन पार्ट होता है, बूटिंग वाला प्रोसेस है ना, कोल्ड बूटिंग, हॉट वाला, वार्म बूटिंग वाला, उसको भी आप ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स है, हिंदी में भी दिए हुए, इसको अच्छे से रीड करना। तो देखो हमारे 25 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगी, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।